हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम क्लास 9 का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट में आपको भारत के भौतिक स्वरूपों का विश्लेषण के साथ अध्ययन करवाया और बताया भी है कि हर बिंदु का क्या अर्थ होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रायद्वीप पठार का जो दो भागों में हमने वर्गीकरण किया था, एक था मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दूसरा था दक्कन ट्रैप। तो हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो टॉपिक था हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया है और उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम दक्कन ट्रैप के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे और बताएंगे हम बच्चों कि इसमें कौन कौन से दक्कन ट्रैप के अंदर भाग आते हैं। तो अपन लेते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भाग है पश्चिमी घाट। कौन सा है बच्चों? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखते हैं। पहला बिंदु को अपन लेते हैं, पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है बच्चों? 1600 किलोमीटर है। तथा पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और यदि औसत ऊंचाई देखते हैं बच्चों तो कितनी है? 1000। देखो, अपन की लंबाई 1600 किलोमीटर, ऊंचाई 1000 मीटर। अब यदि अपन सेकंड बिंदु को देखते हैं बच्चों, पश्चिमी घाट उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी, उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभक्त है। और पश्चिमी घाट में कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। अपन इसमें मानचित्र के माध्यम से इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह भागों में बांटा गया। देखो, यहाँ पर है पहाड़ी है सह्याद्री की। क्या है बच्चों? सह्याद्री की पहाड़ी। और सह्याद्री की पहाड़ी को 3 भागों में इस तरह बांटा गया है। कितने भागों में? 3। इस ऊपर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री कहा गया, उत्तरी सह्याद्री। और इस बीच वाले भाग को मध्य सह्याद्री और नीचे वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री। इस तरह हमने जो पश्चिमी घाट था उसको 3 भागों में, सह्याद्री की पहाड़ी के आधार पर 3 भागों में बांट। फिर अपन देखते हैं कुद्रेमुख मध्य सह्याद्री की एक महत्वपूर्ण चोटी है। और कुद्रेमुख है वो मध्य सह्याद्री मतलब या इसकी महत्वपूर्ण चोटी है। तो आपको पूछा जाए कुद्रेमुख किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। और एक बात याद रखना बच्चों, इसी कुद्रेमुख जो स्थान है, कुद्रेमुख स्थान के ऊपर एक लोह की खान भी है। किसकी खान है? लोहा, जो उच्च कोटि का लोहा मिलता है। कौन सा? हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट नामक किस्म का लोहा प्राप्त होता है, जो लोह की गुणवत्ता के अनुसार सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। ऐसे तो लोहा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और इसमें लिमोनाइट, इस तरह 4-5 प्रकार के लोहे होते हैं। तो सबसे ऊपर मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। लेकिन हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो कुद्रेमुख खान के अंदर मिलता है। फिर अगले बिंदु की बात करें, उत्तरी सह्याद्री में गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी बहती है। देखिए, उत्तरी सह्याद्री के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है? गोदावरी, भीमा और कृष्णा। तो अपन वापस इसमें देख लेते हैं, उत्तरी सह्याद्री के अंदर भीमा, कृष्णा, ये सारी नदियां बहती है। उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो ये अपन की हो गई अपने पहाड़, ये अपन का उत्तरी हो गया और ये हो गया मध्य और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तरी सह्याद्री के अंदर 2 नदियां बहती हैं, सॉरी 3 नदियां। पहली नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। दूसरी भीमा और तीसरी कृष्णा। कौन सी? कृष्णा। तो ये तीनों की तीनों नदियां कहां से बहती है? उत्तरी सह्याद्री के अंदर से बहती है। इसके अलावा और इनमें छोटे मोटे जो नाले हैं वो भी उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलते हैं। फिर आगे देखते हैं, दक्षिणी सह्याद्री में तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध भी बनाया हुआ है और कावेरी नदियां निकलती। और दक्षिणी सह्याद्री यहाँ से 2 नदियां निकलती है, एक तुंगभद्रा और एक कावेरी। एक तो तुंगभद्रा और एक कावेरी, ये 2 नदियां यहाँ से निकलती। तो उत्तरी सह्याद्री से गोदावरी, भीमा और कृष्णा
और दक्षिणी सह्याद्री से तुंगभद्रा और कावेरी दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। फिर अगले बिंदु का देखते हैं, यहाँ के महत्वपूर्ण दरें कौन से हैं। मतलब पश्चिमी घाट के जो अपन के सह्याद्री की पहाड़ी है उनके महत्वपूर्ण दरें, पहला दरे का नाम है काला घाट। कौन सा घाट है? काला घाट। दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट और एवं चौथा है वो है सेरेकोटा। पश्चिमी घाट के प्रमुख दरे हैं और ये सारे के सारे किसके हैं? पश्चिमी घाट के प्रमुख। देखो बच्चों, हमने जो सेकेंड पार्ट पढ़ा था वीडियो के अंदर, उसमें हमने हिमालय पर्वतमाला के महत्वपूर्ण दरे पढ़े थे। हिमालय पर्वतमाला के महत्वपूर्ण दरे, जिसमें हमने हिमालय पर्वतमाला के अंदर स्थित जो महत्वपूर्ण राज्य है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण दर हैं उनको हमने राज्यों के आधार पर हमने बताया और साथ में मानचित्र कौशल के माध्यम से आपको मैंने बताया। उसी प्रकार अपन देखते हैं तो अपने जो दक्षिणी का जो प्रायद्वीप पठार है उसके जो पश्चिमी घाट उसके अंदर प्रमुख दरें कौन कौन से हैं? काला घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेरेकोटा, ये यहाँ के महत्वपूर्ण दर है। तो आपको दरे की परिभाषा आपको मैंने पहले ही बताई थी कि पहाड़ों के बीच के अंदर जो जगह होती है जो आवागमन का साधन या आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? दरे। और राजस्थान में उसको अपन नाल के नाम से भी जानते हैं। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें, पश्चिमी घाट में गढ़सोपा, शिवसुंदरम और एना, कौन कौन से? गढ़सोपा, शिवसुंदरम और एना जैसे प्रमुख क्या है? जलप्रपात। क्या है? प्रमुख जलप्रपात। मैंने आपको बताया भी था कि जलप्रपात होता क्या, और उसकी वापस मैं परिभाषा रिपीट कर देता हूं कि पहाड़ों के ऊपर नदियों का जल सीढ़ी नुमा रूप में नीचे गिरने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? जलप्रपात। और मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात गढ़सोपा, सेकंड नंबर जलप्रपात शिवसुंदरम, थर्ड नंबर जलप्रपात एना। ये सब भारत के क्रमबद्ध 3 जलप्रपात है। गढ़सोपा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी बनाती है। कौन सी नदी? शरावती नदी। और शिवसुंदरम जलप्रपात है वो कावेरी, और ये एना जलप्रपात है कृष्णा नदी महाबलेश्वर के अंदर बना हुआ है। तो अब अपन दक्कन ट्रैप का पश्चिमी घाट पढ़ने के बाद अपन दूसरा भाग लेते हैं, पूर्वी घाट। दूसरा भाग कौन सा है? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट के अंदर देखते हैं कि पूर्वी घाट की विशेषता क्या है। पूर्वी तटीय मैदान के समांतर मां नदी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर लंबाई है। देखो, मां नदी से लेकर 1300 किलोमीटर कहां से? नीलगिरी तक इसका जो फैलाव है वो क्या है बच्चों? पूर्वी घाट का मैदान या पूर्वी घाट का क्षेत्र पाया गया। जैसे इसमें आपको मैं मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह। देखो, यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है महानदी। क्या नदी है? महानदी, महानदी। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण के अंदर तमिलनाडु के पास है, ठीक है, और केरल के पास के बीच में ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। क्या कहलाता है बच्चों? पूर्वी घाट। तो महानदी से नीलगिरी के बीच में जो 1300 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जो पट्टी पाई गई या लंबाई के अंदर पट्टी पाई गई उसी को हमने क्या कहा? पूर्वी घाट। अगले बिंदु, पूर्वी घाट के प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। देखो, प्रमुख नदियां कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो हमने पढ़ा था कि गोदावरी और कृष्णा या तो कौन से? उत्तरी सह्याद्री के अंदर बैठती है। कावेरी उत्तरी सह्याद्री से, और कावेरी है वो कहां से आती है? दक्षिणी सह्याद्री। तो यहाँ पर देखो, महानदी, महानदी के बाद में यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी के बाद में यहाँ पर कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? कावेरी। कौन सी है? कावेरी। तो इस तरह ये नदी का पर्वत क्षेत्र पूर्वी घाट के अंदर पाया गया। तो महानदी से नीलगिरी के बीच के अंदर कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां हैं जो यहाँ के पर्वत क्षेत्र को प्रभावित करती है। फिर अगला बिंदु को देखते हैं, पूर्वी घाट पर उत्तर से दक्षिण तक प्रमुख पहाड़ियां
सेवराय की पहाड़ी, देखो पूरे से पता नहीं सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर है, यहाँ महानदी के पास। जवादी की पहाड़ी महानदी के जस्ट नीचे, तटलामलाई और पालकोंडा, और अंतिम है नीलगिरी की पहाड़ी। ये सारी की सारी पहाड़ियां कहाँ पर आई हुई बच्चों, पूरी घाट के अंदर। और आपको मालूम ही है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कॉफी के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर चाय भी उगाई जाती है। और आपको पता ही है नीलगिरी की पहाड़ी के अंदर जो कॉफी के जो बागान है वो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां वहां पर लगे हुए हैं, जहाँ पर उच्च कोटि की जो कॉफी है अरेबिका, आपको याद रखना है सबसे उच्च कोटि की जो कॉफी है कौन सी, अरेबिका। यहाँ पर इस कॉफी का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। और आपको पता ही है कॉफी मुख्य रूप से 4 अरेबिका, लिब्रिका और रोबस्टा, इस तरह 3 प्रकार की कॉफियां पाई गई है। और इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है वो है बच्चों डोडो बेटा। डोडो बेटा कौन सी है, डोडो बेटा है वो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। और प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मुंडी है। कौन सी बच्चों, अनाई मुंडी। अनाई मुंडी ये प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची या प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुंडी है, जो अनामलाई पहाड़ी पर है। कहाँ पर है ये, अनामलाई पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडो बेटा, और अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुंडी। अब अपन नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार की यदि बात करें बच्चों तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो दक्कन ट्रेप के आधार पर माने गए। तो इसमें इसका विस्तार कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण राज्य में। देखो इसमें कोंकण तट तो है और सह्याद्री को छोड़ दो, कौन सी पहाड़ी को छोड़ दो, सह्याद्री की पहाड़ी को छोड़ दो, बाकी पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही इस पठार का क्या है, महाराष्ट्र के पठार का विस्तार है। सह्याद्री की पहाड़ी एक अलग है, बाकी सब का सब हिस्सा यदि कोंकण तट के अंदर भी देखें तो इसमें महाराष्ट्र का पठार है। और अपन के महाराष्ट्र के जितने भी राज्य हैं बच्चों उन सब के अंदर इस सब का हिस्सा है, मतलब महाराष्ट्र के पठार का भाग है। अगले बिंदु को देखते हैं, महाराष्ट्र के पठार पर दक्कन ट्रेप की सेल है। महाराष्ट्र के पठार पर कौन सी सेल है, दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप की सेल है कौन सी है, आग्नेय, वो 65 वाली, और ग्रेनाइट, ये सारी सेलें यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों कि महाराष्ट्र का जो पठार है सिर्फ एक जगह पर नहीं है, वो है सह्याद्री की पहाड़ी पर नहीं है, बाकी सारी जगह पर ये पाया गया है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो सेलें हैं वो कैसी है, दक्कन ट्रेप। अब अपन अगला बिंदु लेते हैं तेलंगाना पठार। कौन सा है, तेलंगाना पठार। अब तेलंगाना पठार में क्या है, देखिए ये पठार आर्कियन नीज सेलों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों, आर्कियन नीज सेलों से बना हुआ है। अगले बिंदु को देखते हैं, तेलंगाना पठार के दक्षिण भाग पर उर्मिल मैदान की अधिकता के कारण तालाब निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। देखो उर्मिल मैदान के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जहां पर लहरदार चट्टानें पाई गई या लहरदार मैदान पाए गए उसे हम उर्मिल मैदान कहते हैं। और उर्मिल मैदान के कारण वहां पर चट्टानें क्या अंदर से कठोर है, और कठोर होने के कारण वहां पर क्या है, तालाब बनाना क्या है, आसान होता है। क्योंकि तालाबों के अंदर पानी लंबे समय तक संचित रह सके, इसलिए वहां पर तालाब को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ जमीन क्या हो या भूमि क्या हो, कठोर। और आपको पता ही है भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो तालाबों से जो खेती होती है या तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु में। कहाँ से होती है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। और यदि राजस्थान के अंदर देखे जाए तो भीलवाड़ा की साइड देखते हैं, भीलवाड़ा की साइड देखते हैं तो सबसे ज्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अपन अब लेते हैं कर्नाटक पठार। कौन सा पठार बच्चों, कर्नाटक पठार। यदि हम कर्नाटक पठार की बात करें तो कर्नाटक का पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कितनी है, 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर कर्नाटक का पठार पाया जाता है। फिर अपन अगले बिंदु की बात करते हैं, मुलानगिरी बाबा बुदन की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। और मुलानगिरी है वो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है उसकी सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है कहां पर आई हुई है, नीलगिरी के अंदर ही आई हुई है।
और नीलगिरी के अंदर बाबा कुंदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुलानगिरी। और आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों, इसी बाबा कुंदन की पहाड़ी के ऊपर कॉफी के बागान लगे हुए हैं और कॉफी का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब अंतिम हमारा जो दक्कन ट्रैप का जो पॉइंट है वो है तमिलनाडु का पठार। और आपको पता ही है तमिलनाडु का पठार है वो प्रायद्वीप पठार का दक्षिणतम हिस्सा है। कौन सा है? दक्षिणतम हिस्सा है। अब इसमें देखते हैं, इस उच्च भूमि में बेगई, कौन सी? बेगई और ताम्रपणी दो नदियां बहती है। बेगई और ताम्रपणी नामक क्या है? दो नदियां बहती है। इस तरह हमने देखा कि प्रायद्वीप जो पठार है उनका दो भागों में वर्गीकृत किया गया और फिर उन वर्गों को और आगे उप वर्गों में बांटा गया। अब हमारा नया टॉपिक है भारतीय मरुस्थल 4 नंबर। हमने पहला पढ़ा था उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जिसमें हिमालय पर्वतमाला, दूसरा हमने उत्तर का मैदान और तीसरा प्रायद्वीप पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल। अब पहले भारतीय मरुस्थल को मानचित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये भारतीय मरुस्थल का जो विस्तार है वो पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर है। पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर ये भारतीय मरुस्थल पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं थार मरुस्थल। क्या कहेंगे? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल की जो प्रधानता है वो पाकिस्तान और भारत में ही है, लेकिन हम सिर्फ भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ भारत के अंदर है, जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। यदि अपन भारतीय मरुस्थल की बात करें तो इसका जो एक विस्तार है वो गुजरात से लेकर अपन के उत्तर प्रदेश बिहार तक इसको देखने को मिलता है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि ये थार का मरुस्थल है वो भारत के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है बच्चों? थार का मरुस्थल पाया जाता है। अपन में मानचित्र के अंदर नाम के माध्यम जैसे यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों के अंदर राजस्थान में क्या पाया जाता है? मरुस्थल। और भारत के अंदर क्या पाया जाता है? मरुस्थल। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो लगभग राजस्थान का लगभग 61% से ज्यादा भी भाग है जो मरुस्थल से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। मरुस्थल से क्या है? पूर्ण रूप से घिरा हुआ है, जहां पर विभिन्न प्रकार के रेत के टिब्बे, टीले और मरुभूमि पाई जाती है और वहां पर तापमान की अधिकता और वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर इसे थार मरुस्थल के अंदर टेम्परेचर है वो 49 सेंटीग्रेड तक चला जाता है और सर्दियों के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर टेम्परेचर -3 सेंटीग्रेड के करीबन हो जाता है। और इसके अलावा अपन देखते हैं तो यही थार का मरुस्थल है जिसके अंदर वर्षा लगभग अपन देखते हैं तो 150 mm से भी क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण कटीली झाड़ियां इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अब हम बच्चों भारतीय मरुस्थल की विशेषता के बारे में देखते हैं। यदि भारतीय मरुस्थल की यदि विशेषता को देखते हैं तो इसमें पहला बिंदु अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली पहाड़ी की किस साइड? पश्चिमी साइड ही क्या है? थार का मरुस्थल स्थित है। आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के जो नक्शे के अंदर जो अपन पहाड़ी श्रृंखला को देखते हैं तो इस तरह यह पहाड़ी अरावली की विस्तृत है। इसके पश्चिमी साइड क्या है? थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल स्थित है। अगले बिंदु की बात करें, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। 150 मिलीमीटर से भी क्या होती है? कम वर्षा होती है। यदि सेंटीमीटर के अंदर अपन देख ले तो 15 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम वर्षा होती है। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम होती है। यहाँ पर देखते हैं तो वनस्पति क्या है? कम होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा कम होती है और भूमि के अंदर आर्द्रता की प्रधानता भी क्या है? कम है। तो इस कारण से वनस्पति भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और आपको मालूम है जलवायु
किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में जब परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहा जाता है। और बच्चों यदि आप पूछ के वनस्पति क्या है, तो वनस्पति की सीधी सी परिभाषा है धरातल के ऊपर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की घासों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष सभी को वनस्पति कहा जाता है। अगला बिंदु को देखते हैं। इस क्षेत्र में आंतरिक प्रणाली वाली प्रमुख नदियां वर्षा ऋतु में बहती है। आंतरिक प्रणाली वाली नदियां वे नदियां होती है जो समुद्र में गिरने से पहले ही रेत के मरुभूमि के अंदर लुप्त हो जाती है, उसी को हम कह रहे हैं आंतरिक प्रणाली वाली नदी है। जैसे अपन को राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी आंतरिक रूपारेल है, रूपनगढ़ है, सापी है, मेहता है, इस तरह बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक नदियां है जो समुद्र में गिरने से पहले क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, जो केवल कौन से ऋतु में बहती है, सिर्फ वर्षा ऋतु के अंदर जब बारिश का पानी आता है उसी समय बहती है। अगले बिंदु की बात है, इस क्षेत्र की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो नदी है वो लूणी नदी है। इस क्षेत्र की मतलब पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूणी नदी। कौन सी है, लूणी, जो लगभग राजस्थान के अंदर 350 किलोमीटर लंबी धारा के रूप में बहती है। कितने किलोमीटर बहती है राजस्थान के अंदर, 350 किलोमीटर की लंबी धारा के रूप में बहती है। और लूणी नदी का आधा जल जो बालोतरा तक अपन देखते हैं बाढ़ में, तब तक तो मीठा होता है, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, इसलिए आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगले बिंदु, इस मरुस्थल में टीले की संख्या अधिक पाई जाती है। और इस मरुस्थल मतलब भारतीय मरुस्थल के अंदर विभिन्न प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं जो अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। और राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले जो रेत के टीले उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। कई बरखान कहते हैं, कई अनुप्रस्थ कहते हैं, कई अनुदैर्य कहते हैं, कई सीव कहा जाता है, इस तरह इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे टीले हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय के अंदर या इस टॉपिक के अंदर आपको अध्ययन करवाएंगे, जिसमें पहला जो टीला का नाम है वो है बरखान टीला। कौन सा टीला है बच्चों, बरखान। बरखान टीले के अंदर अपन ये देखा जाए तो मरुस्थल क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले टीले को क्या कहता है, बरखान। अर्धचंद्राकार का मतलब आधे चांद के समान। देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके यहाँ, किस तरह होता है, ये इस तरह आधे चांद के समान इस प्रकार का जो टीला होता है उसे अर्धचंद्राकार कहा जाता है। वैसे तो ये राजस्थान के सभी जगहों पर मिलते हैं, लेकिन शेखावटी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये बरखान टीला पाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर है, सीकर, सूरतगढ़, बाड़मेर और जोधपुर, इन सब के अंदर ये बरखान टीला देखने को मिलता है। और आपको पता ही है जोधपुर के अंदर सभी प्रकार के टीले पाए जाते हैं। अगला है अनुदैर्ध्य, ठीक है। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। पवनों के समांतर, जैसे इस दिशा से ये पवन आ रही है और इसी तरह ये बना हुआ टीला है, तो ये पवन के समांतर बनने वाला टीला क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य टीला। फिर अंतिम जो टीला है वो है अनुप्रस्थ। कौन सा है, अनुप्रस्थ। ये स्तूप दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक, ये स्तूप दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं। जब किसी जगह पर लंबे समय तक एक ही दिशा में हवा चलती है उस समय समकोण पर बने जो रेत के टीले हो या स्तूप होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ कहा जाता है। और अनुप्रस्थ जो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू और झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अनुप्रस्थ रेत के टीले पाए जाते हैं। और बच्चों हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर तटीय मैदान और द्वीप समूह जैसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक हमने 2 टॉपिक पूरे किए हैं, एक दक्कन प्रायद्वीप पठार के जो दक्कन ट्रैप है उनके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं, और साथ में भारतीय मरुस्थल है उसके विशेषता और उनके रेत के जो टिब्बे हैं उनके बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।